हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं भारत की जलवायु, नया टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जलवायु होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किन चीज़ों को जलवायु में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा होती है। इतनी सी बात आपको समझ में आई भी। जलवायु जो होती है किसी भी क्षेत्र की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा होती है। ठीक है। अब दीर्घ अवधि का मतलब इसको हम यूं ही कह सकते हैं कि लंबी अवधि। ठीक है। किसी भी क्षेत्र की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? जलवायु। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ये वायुमंडलीय दशाएं होती क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। तो वायुमंडलीय दशाओं में हम किन चीजों को शामिल करते हैं? वैसे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें शामिल किया जाता है तापमान को, आर्द्रता को, वर्षा को, वायुदाब को और वायु को। ये पांच जो होती हैं ये वायुमंडलीय दशाएं होती है। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं। जब ये किसी क्षेत्र पर लंबी अवधि के लिए बनी रहती हैं तब तो ये जलवायु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जलवायु। ठीक है। अगर ये किसी क्षेत्र में कम अवधि के लिए, या आपने यूं कह सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए, जब ये किसी भी क्षेत्र में छोटी अवधि के लिए बनी रहती हैं तब ये मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? ये मौसम कहलाती है। केवल अंतर इतना सा ही है, अगर लंबी अवधि की बात करें तो वो जलवायु है, अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो वो क्या कहलाता है? मौसम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मौसम की? किसी भी क्षेत्र की छोटी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम। अब वायुमंडलीय दशाओं में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, ठीक है, और वायु को शामिल किया जाता है। केवल अंतर इसी बात का है कि जलवायु जो है दीर्घ अवधि तक रहती है और मौसम जो है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो छोटा होता है। तो छोटी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं मौसम, और लंबी अवधि की या दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती है। ठीक है। अब वायुमंडलीय दशा में ये पांच जो बातें वो आपको याद रखनी है। क्या? ये जलवायु के तत्व भी कहलाते हैं, मौसम के तत्व भी कहलाते हैं, और वायुमंडलीय दशाएं भी इन्हीं को ही बोला जाता है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम भारत की जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे भारत की जलवायु कौन सी है? तो हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हमारे भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और हमारा जो देश है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात और हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि हमारा जो भारत है वो किस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सामान्य जानकारी की बात है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जलवायु प्रदेश है कौन कौन से। ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं। ठीक है। अब देखिए ग्लोब में देख लेते हैं, और ग्लोब में सबसे ऊपर नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आपको पता है भी कौन सी रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं 23.5 डिग्री, हम बात करते हैं 66.5 डिग्री, और यहां पर बात करें तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से साउथ में चलते हैं 23.5, और यहां पर 66.5 डिग्री। ठीक है, और यहां पर जो है 90 डिग्री पर आपको पता है भी साउथ पोल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा जलवायु कटिबंध कहां पर स्थित है। अब आपको यह पता चल गया भी ये तो है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, और इसको क्या बोला जाता है, मकर रेखा। ठीक है, अब देखो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। अब देखो इस कर्क रेखा से यहां से लेकर मकर रेखा तक का ये जो हिस्सा है, यहां से अगर अपने काउंट करें 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5। अगर अपन साउथ की बात करें तो ये एरिया जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। आगे बात समझ में, कौन सा कटिबंध है ये, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करते हैं नॉर्थ पोल में बात करें चाहे साउथ पोल में बात करें, चाहे हम उत्तर की बात करें चाहे हम दक्षिण की बात करें। ठीक है, तो यह कहलाता है उत्तरी समशीतोष्ण। ठीक है, कटिबंध कौन सा कहलाता है, उत्तरी समशीतोष्ण जलवायु कटिबंध। उसी प्रकार से साउथ में भी, तो इसका नाम यहां उत्तर था तो साउथ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी समशीतोष्ण। ठीक है, जलवायु कटिबंध। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखिए अगर अंतिम बात करें तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की अगर अपने बात करें तो ये क्या कहलाता है, शीत शीतोष्ण। ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। इसको शीत कटिबंध भी बोल दिया जाता है, शॉर्टकट में आप याद रखो शीत कटिबंध। इसको भी क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। हमेशा यहां पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो एक बात ये याद रखना, पूरी पृथ्वी को तापमान व प्रकाश के आधार पर 5 कटिबंधों में बांटा गया। कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 5। वो 5 आपको इस ग्लोब में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से 5 हो गए, पहला अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय, 1 नंबर हो गया। ठीक है, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, ये 2 नंबर हो गया, और दक्षिण में भी 3 नंबर हो गया। शीत कटिबंध उत्तर में 4 और दक्षिण में 5। तो पूरी पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 5। तो आपको ये 5 पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब बात करते हैं भी हमारे भारत की लोकेशन कहां पर है। अगर जलवायु की दृष्टि से हम देखें, मैंने ये तो आपको बता दिया कि हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब इस कटिबंध के बेस पर देखें तो हमारे भारत की लोकेशन कहां पर है। अब आपको यह पता होना चाहिए भी हमारे भारत की लोकेशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट पर है। हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये। ठीक है, तो अब 0 डिग्री ये रही। ठीक है, और कर्क रेखा जो है 23.5 हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भी आपको पता है भी कर्क रेखा जो है हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांट देती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें लोकेशन की,
तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये अक्षांश बने हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा में बना देता हूँ, तो ये क्या होगी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब इधर वाला तो ईस्ट हो गया, इधर वाला वेस्ट हो गया, इधर वाला नॉर्थ हो गया, इधर वाला साउथ हो गया। और हमारे भारत की जो लोकेशन है, हमारे भारत की जो लोकेशन है वो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, भारत। ठीक है, अब हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो भारत है किस जलवायु कटिबंध के अंदर आता है। ठीक है, तो अब देखिए 23.5 डिग्री तक तो क्या रह गया, उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो हमारे भारत जो है उसका आधा हिस्सा तो कहां आता है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और आधे पार्ट की बात करें तो वो कहां आता है, समशीतोष्ण में आता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया भी हमारे भारत जो है, ठीक है, हमारे भारत में जो बात करें उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध, यानी कि हमारे भारत की जो स्थिति है इन दो कटिबंधों में है। आगे बात समझ में। अगर दक्षिण हिस्से की बात करें, साउथ की बात करें, तो वो हिस्सा कहाँ आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो वो कहां पर आता है, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आ रहा है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जलवायु की हम बात कर रहे हैं, तो जलवायु क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है, जलवायु। और वायुमंडलीय दशा में क्या शामिल होता है, तापमान को शामिल करते हैं, आर्द्रता को शामिल करते हैं, वर्षा को शामिल करते हैं, वायुदाब को शामिल करते हैं और वायु को शामिल करते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको जलवायु के बारे में बता दिया तो सिंपल सी बात है, मौसम के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, जैसे ही जलवायु की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसी के साथ मैंने आपको मौसम के बारे में भी बता दिया। ठीक है, मौसम में क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में छोटी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। वायुमंडलीय दशा में जो जलवायु में वायुमंडलीय दशाएं शामिल थी वही मौसम के अंदर ही शामिल होती है। एक बात याद रखना हमेशा, वायुमंडलीय जो दशाएं होती है इन्हें जलवायु और मौसम के तत्व भी बोला जाता है, यानी कि एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात अपन करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इन कारकों को समझेंगे, कौन कौन से कारक हैं। तो उसकी टेबल बना लेते हैं पहले, कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, दूसरे की हम बात करते हैं समुद्र से दूरी। तीसरे की बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतों की दिशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवनों की दिशा। ठीक है, और अंतिम पॉइंट जो है वो है पर्वतों की स्थिति। ठीक है, तो एक नंबर पर हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, ये जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
समुंदर से दूरी, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्वतों की दिशा, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। पवनों की दिशा, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। और पर्वतों की स्थिति, ये भी जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंटों के नाम याद होने चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा और पर्वतों की स्थिति। ये जो है प्रमुख पॉइंट जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम इनको वापस से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट क्या चल रहे हैं, कारक। ठीक है, फर्स्ट कारक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, अब समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एरिया है ये क्या है, समुद्र का एरिया। ठीक है, ये क्या है, समुद्र। ठीक है, हमारे पॉइंट का नाम है समुद्र तल से ऊंचाई। सबसे पहले हमें समुद्र तल पता होना चाहिए भी, समुद्र तल क्या होता है। समुद्र तल का मतलब ये होता है समुद्र में जहां तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर वाली परत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र तल। ठीक है, तो पॉइंट का नाम है समुद्र तल से ऊंचाई, और ये किसको प्रभावित करेगा, जलवायु को। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैसे जलवायु जो है इससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो अब देखिए समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये देखो ये समुद्र की जो है सबसे ऊपर वाली परत है। समुद्र तल से ऊंचाई, तल ये रहा और ऊंचाई का मतलब है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, धरातल से ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए कैसे जलवायु प्रभावित होगी। एक बात आपने याद रखना है भी, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, समुद्र तल से क्या बढ़ रही है, ऊंचाई, वैसे वैसे तापमान जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब देखो तापमान जो है कम होता है, कम होने की जो इसकी दर होती है वो होती है, अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी रेट से जो है तापमान निरंतर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब देखिए तापमान कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो तापमान में चेंजिंग आ गई तो सिंपल सी बात है, जलवायु क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो जलवायु क्या हो गई, इससे प्रभावित होगी। इसीलिए यह बोला जाता है कि जैसे ही समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही जलवायु जो है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। यानी कि तापमान में कमी आएगी, कमी आएगी तो सिंपल सी बात है, कमी आने के बाद जो है तापमान कम होगा तो जलवायु हमारी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो आपको एक बात ये पक्की याद रखनी है भी, तापमान की जो दर होती है घटने की वो क्या होती है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण और बताता हूं। आपने जो है पहाड़ी एरिया, पर्वत एरिया देखा होगा, तो पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उसका कारण क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, निरंतर कम होता है। इसीलिए हमेशा पर्वत शिखरों पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। समुद्र तल से ऊंचाई तो हो गया, दूसरा चलते हैं समुद्र से दूरी।
जब समुद्र से दूरी की बात आए तो आपको हमारे भारत का मैप जो अपने माइंड में रखना है, और कौन सा हिस्सा याद रखना है, ओनली फॉर साउथ इंडिया। ठीक है, आगे बात समझ में, दक्षिणी भारत है ये। ठीक है, अब इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, और ये आपको पता ही है क्या है, ये हिंद महासागर। आगे बात समझ में। अब हमारा पहले देखिए पॉइंट क्या है, समुंदर से दूरी। ठीक है, अब जैसे जैसे समुंदर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान जो है, अगर बात करें जलवायु की, तो उसमें विषमता आनी शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात है, यहां पे जो है केरला है, तमिलनाडु है। ठीक है, यहां की जलवायु जो है वो कैसी है, सम। यहां की जलवायु सम है, क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो किसके पास पड़ता है, समुद्र के पास, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहां की जलवायु जो है वो क्या है, सम है। क्यों? क्योंकि यहां की जलवायु पर किसका प्रभाव है, समुद्र का प्रभाव है। यहां की जलवायु कैसी है, सम, यानी कि आर्द्र है। ठीक है, अब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, हम इधर बिहार में आ जाएं, इधर राजस्थान में आ जाएं, तो यहां की जलवायु कैसी है, शुष्क है। कारण भी यहां की जलवायु तो आर्द्र है, यहां की जलवायु शुष्क है। उसका रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, समुद्र से दूरी। क्योंकि भारत के ये हिस्से जो है समुद्र से बहुत दूर है, जिसके कारण यहां की जलवायु में शुष्कता आना स्वाभाविक है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जलवायु में शुष्कता आएगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आई। भाई सिंपल सी बात है, भी जलवायु पर जो है देखा जाए तो समुद्र का यहां पर प्रभाव था, तो जलवायु कैसी थी, सम। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवायु में विषमता आएगी, यानी कि शुष्कता आएगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको बता दिया, हमारे भारत के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि समुद्र से जो दूरी है वो जलवायु को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। यहां पर आर्द्र जलवायु है, तापमान यहां की तुलना में क्या होगा, कम होगा, और वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आर्द्र जलवायु है। और यहां पर तापमान भी ज्यादा होगा और वर्षा भी क्या होगी, कम। यानी कि इस चीज में चेंजिंग आ रही है, तो जलवायु क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट हमारा है उस पर चलते हैं, वो है भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी कैसे जो है जलवायु को प्रभावित करता है। सबसे पहले अपन ग्लोब पर ही चलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा बना लेते हैं 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट। अब सबसे पहले अपने पॉइंट को देखते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा है कहां पर। ये 0 डिग्री जो है इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। ठीक है, अक्षांश बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से अक्षांश बने हुए हैं, साउथ में भी इसी प्रकार से। ठीक है, लेकिन हमने किसको लेकर चलना है, भूमध्य रेखा को। एक बात अब आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ये है सूरज। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है। वर्ष भर किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी किरणें। कैसी पड़ती है, सीधी। सिंपल सी बात है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पर तापमान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक बात यह भी आप याद रखना, भी भूमध्य रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं वहां पर वर्ष भर गर्मी का सीजन ही रहता है, वहां पर सर्दी नहीं आती। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा की बात मैंने आपको बता दी, भी सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसलिए यहां पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तापमान क्या होता है, ज्यादा। लेकिन भूमध्य रेखा से दूरी, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान जो होता है उसमें क्या आती है,
कमी आती है, तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तापमान में कमी आएगी तो जलवायु में अंतर आएगा। अब देखो जैसे ही हम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहां पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। कारण क्या है, भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूर है और सूर्य की, अब देखो तापमान में कमी क्यों आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, यानी कि तिरछी पड़ती है। सीधी किरण आएगी तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, और लेट जाएगी। तिरछी किरण जो है लेट आएगी और जल्दी चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ भी जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर तो तापमान कम होता है, और जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, और जलवायु में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो जलवायु में अंतर आएगा। तो इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण कारक है कि भूमध्य रेखा से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन चलते हैं, चौथा पॉइंट जो था वो था पर्वतों की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पर्वतों की दिशा। अब देखो पर्वतों की दिशा जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूं। भारत में चलते हैं, ठीक है, उत्तर भारत का मैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या चाहिए, उत्तर भारत ही चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है भी यहां पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है कौन सा, हिमालय पर्वत। आगे बात समझ में। अगर इधर चले तो इधर चीन आ जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है रूस। रूस के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है साइबेरिया, ध्रुवों के पास ही है। ठीक है, अब देखो पर्वतों की दिशा जो होती है वो कैसे हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है भारत की ओर बढ़ती है, लेकिन भारत के अंदर इंटर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ जाता है, पर्वत। रास्ते में क्या आ जाता है, पर्वत। तो ठंडी हवाएं भारत के अंदर नहीं इंटर कर पाती, और भारत की जलवायु कैसी बनी रहती है, सौम्य, यानी कि सुंदर बनी रहती है। आगे बात समझ में। यानी कि पर्वतों की जो दिशा है उसका भी अहम रोल होता है जलवायु को प्रभावित करने में। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हिमालय पर्वत है, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे भारत के अंदर नहीं आने देता, और हमारे भारत की जो जलवायु है वो कैसी बनी रहती है, सौम्य बनी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पवनों की दिशा। हवा की दिशा जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको उदाहरण देता हूं हमारे भारत का। भारत की जलवायु की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, साउथ जो है इंडिया, इसको आपने याद रखना ही है, इसको नहीं भूलना कभी भी। ठीक है, अब आपको मैं इधर बता देता हूं, बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर। इधर आपको पता ही है हिंद महासागर है। ठीक है, पवनों की दिशा। ठीक है, और कर्क रेखा आपको पता ही है भारत के बीच में से होके जा रही है। ठीक है, अब देखो पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो पवनों की जो दिशा होती है वो इस ओर होती है, यूं। ठीक है, पवनें यूं चलती है, तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर से होके जाती है। तो सिंपल सी बात है कि जलीय भाग से पवनें आ रही है तो इनके अंदर क्या होगी, आर्द्रता होगी। क्या होगी इनमें, आर्द्रता। आर्द्रता होगी तो सिंपल सी बात है, जब ये भारत के अंदर से गुजरेगी तो भारत में क्या करेगी, वर्षा करेगी। वर्षा करेगी तो भारत का तापमान क्या होगा, गिरेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया भी पवनों की दिशा भी
क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति जब हिंद महासागर में होती है तो पवनों की दिशा जो होती है भारत की तरफ होती है। ठीक है, यानी कि अपने बात कर सकते हैं भी नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या करती है, ये आर्द्रता वाली हवाएं होती है और भारत में क्या कर जाती है, ये वर्षा कर जाती है, जिसको अपने मानसून बोलते हैं ना। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, भारत का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उसके कारण भारत की जलवायु में क्या आता है, अंतर आता है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, जलवायु और कैसे प्रभावित होती है। सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये 0 डिग्री है और मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर ध्रुवों पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ। ठीक है, और यहां पर हमेशा सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो हमेशा यहां पर क्या रहती है, गर्मी रहती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ध्रुवों से हवाएं इस ओर आएगी तो सिंपल सी बात है, ठंडी हवा गर्म एरिया में आएगी तो वहां के तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। अगर गर्म क्षेत्र की हवा जब ठंडे प्रदेश में जाएगी तो सिंपल सी बात है वहां के तापमान को क्या करेगी, थोड़ा सा बढ़ा देगी। अगर पवन की दिशा इस ओर है तो ठीक है, तो यानी कि वहां के तापमान में अंतर आएगा तो सिंपल सी बात है जलवायु क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पवनों की दिशा भी जो है वो भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। यह है पर्वतों की स्थिति। अब देखो सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए वो भारत के दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि हम भारत की जलवायु के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जब विश्व की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे तो सारे उदाहरण जो है मैं आपको विश्व के दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल भारत की बात करनी, अपने भारत की जलवायु की, तो अंतिम पॉइंट है पर्वतों की स्थिति। ये भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, इसका बहुत अच्छा जो है उदाहरण हमारे भारत में। ठीक है, अब आपको ये पता है भी यहां पे दक्षिण का पठार है, यहां पर क्या है, दक्षिण का पठार। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है आपको पता है भी कौन सा घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पश्चिमी घाट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भी मानसून, यानी कि जिसको अपने बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति जो होती है हिंद महासागर में होती है। ये सारा का सारा हिंद महासागर ही है। क्या है, ये सारा का सारा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में क्या होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। अब हवाओं की जो दिशा होती है, रुख जो होता है वो भारत की ओर होता है, इस ओर यूं आगे बढ़ती है और रास्ते में क्या आ जाता है, पश्चिमी घाट आ जाता है, यानी कि एक पठारी एरिया, पर्वतीय एरिया एक प्रकार का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हवाएं जो हैं आगे नहीं बढ़ पाती। अब हवाएं जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी तो बादल आगे जाएंगे नहीं और यहीं पर बरसने के लिए क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पश्चिमी घाट के इस ओर तो क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई, वर्षा हो गई। अब आगे जो है ये पठारी एरिया, पर्वतीय एरिया, अब हवा आगे बढ़ नहीं पाई और यहां पर वर्षा नहीं हुई, तो ये क्या कहलाएगा क्षेत्र, वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वर्षा विहीन क्षेत्र। यानी कि इस पश्चिमी घाट के एक ओर तो वर्षा हो गई और एक ओर वर्षा नहीं हुई। तो जिस ओर वर्षा होती है, जैसे इस ओर वर्षा हुई है, यानी कि वेस्ट साइड में वर्षा हुई है। ठीक है, ईस्ट साइड में वर्षा नहीं हुई, तो यानी कि ये तो कहलाएगा वृष्टि क्षेत्र। क्या कहलाएगा, वृष्टि क्षेत्र। ठीक है, और जिस तरफ वर्षा नहीं हुई ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। आगे बात समझ में, तो ये बात भी आपको पता चल गई। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जहां पर वर्षा नहीं हो पाती पर्वत के एक तरफ। ठीक है, और एक तरफ ही क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो पश्चिमी घाट के एक तरफ, इस तरफ ही वर्षा हुई है, तो सिंपल सी बात है ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वृष्टि क्षेत्र। जिस तरफ वर्षा नहीं हुई वो क्या कहलाएगा, वृष्टि
छाया क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये हो गया भी पर्वतों की जो स्थिति है वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अहम जो है पॉइंट है या कारक है। ठीक है, तो हम वापस से रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने चर्चा की है। तो पेज नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले वापस से रिपीट कर लेते हैं। भारत की जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे थे। जलवायु क्या होता है? किसी भी क्षेत्र की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। वायुमंडलीय दशा में क्या शामिल है? तापमान शामिल होता है, आर्द्रता शामिल होती है, वर्षा शामिल होती है, वायुदाब शामिल होता है और वायु शामिल होती है। जब ये किसी क्षेत्र में छोटी अवधि के लिए बनी रहती है तब ये क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम जो होता है उसकी अवधि क्या होती है? छोटी होती है। जलवायु की अवधि क्या होती है? बड़ी होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो किस कटिबंध में है। तो भारत की जो स्थिति है मैंने आपको बताया था उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध में आती है। यानी कि दक्षिण में तो उष्ण आ जाता है और अपने बात करें उत्तर की तो वो क्या आ जाता है? वहां पर समशीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा और पर्वतों की स्थिति, ये जो है प्रभावित करती है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया था। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्र से दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जलवायु में क्या आएगी? शुष्कता आएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पवनों की दिशा, यानी कि पवनों की दिशा भी जो क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण मैंने आपको बताया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाला, भारत की तरफ हवाएं चलती है और वर्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतों की स्थिति, तो मैंने आपको बताया था कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रास्ते में जो है पश्चिमी घाट आ जाता है तो जिसकी वजह से एक तरफ तो वर्षा हो जाती है, एक तरफ वर्षा नहीं हो पाती। तो जिस तरफ वर्षा नहीं होती वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है और जिस तरफ वर्षा हो जाती है वो क्या कहलाता है? वृष्टि क्षेत्र कहलाता है। ये तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो तो कंप्लीट हो गए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट का पार्ट जो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।